वितान भाग 2 से आज का पाठ है जूझ। जूझ एक मराठी उपन्यास है और इस उपन्यास के रचनाकार डॉक्टर आनंद यादव हैं। ये उपन्यास मराठी गई थी। इस पूरे उपन्यास में एक बालक के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है। उपन्यास के नायक के रूप में बालक स्वयं आनंद यादव हैं। ये है इसमें जीवन संघर्ष के साथ साथ ग्रामीण अंचल की झलक है। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय समाज की स्थिति का यथार्थ चित्रण है। ये उपन्यास हमें शिक्षा देता है कि यदि हमारे में ललक होती है तो हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो। इस उपन्यास के नायक आनंद यादव जब कक्षा 4 में पढ़ते थे तभी उनके दादा ने उन्हें पढ़ाई से वंचित कर दिया था और बाद में 2 साल के अंतराल के बाद भी उन्होंने दोबारा से अपनी पढ़ाई शुरू की और साहित्य, संगीत व अन्य कलाओं में बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित किया। इनके द्वारा रचित जूझ उपन्यास को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। ये हिंदी साहित्य में चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है। जूझ पाठ का सार इस प्रकार से है। लेखक के पिता ने कक्षा 4 के बाद ही उसे पाठशाला जाने से रोक दिया और खेती के काम में लगा दिया। खेती में उसे खेतों में पानी देना होता है, कोल्हू पर काम करना पड़ता है, परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। वह जानता है कि खेती में जन्म भर काम करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आएगा, पढ़ लिख गया तो नौकरी लग जाएगी। इस बात को वह अपने दादा से कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, क्योंकि दादा इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत बुरी तरह से पिटाई कर सकते हैं। एक दिन की बात है, कोल्हू का काम समाप्त कर लेखक अपनी मां के पास आए। लेखक की मां कंडे थाप रही थी और लेखक बाल्टी में पानी लेकर अपनी मां को दे रहा था। इस एकांत को देखकर लेखक ने मां से बात करने की उचित परिस्थिति समझकर अपने पढ़ने की बात चला दी। लेखक की मां ने अपनी लाचारी प्रकट करते हुए कहा, तेरे दादा तेरे पढ़ने की बात चलाने पर जंगली सुअर की तरह से गुर्राते हैं। लेखक ने अपनी मां को एक सुझाव दिया कि आप दत्ताजी राव से मेरी पढ़ाई के बारे में बात करो ना। और दोनों ने ये तय किया कि आज शाम को ही हम दत्ताजी राव सरकार के घर चलते हैं और तेरी पढ़ाई के बारे में बात करते हैं। माँ भी चाहती है कि उसका बेटा कम से कम 7वीं कक्षा तक तो पढ़ाई कर ले। दोनों माँ बेटे दत्ताजी राव सरकार के घर जाते हैं। लेखक की माँ ने दत्ताजी राव सरकार को सारी बात बता दी कि लेखक के दादा पूरे दिन भर बाजार में घूमते हैं, यहाँ तक कि बता दिया कि ये रखमाबाई के पास भी जाते हैं, अपना समय वहीं बिताते हैं और इस बच्चे को और मेरे को ही खेती का पूरा काम करना पड़ता है। इसके दादा काम के हाथ भी नहीं लगाते हैं। काम से बचने के लिए उन्होंने बच्चे की पढ़ाई छुड़वा दी ताकि उनको काम ना करना पड़े। लेखक ने राव साहब से कहा कि अब जनवरी का महीना चल रहा है, यदि मैं अब भी पाठशाला चला जाता हूँ तो 5वीं कक्षा की तैयारी कर अगली कक्षा में पहुंच सकता हूँ। 1 साल तो मेरा पहले ही खराब हो चुका है, ये साल भी मेरा बर्बाद हो जाएगा। बच्चे की पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा और उसकी पीड़ा को सुनकर के राव साहब बहुत क्रोधित हुए और कहा कि आज ही तेरे दादा को ठीक करता हूँ। आज शाम को जब भी वो घर आ जाएं, उन्हें मेरे पास भेजना। लेखक और उनकी माँ दोनों अपने घर आ जाते हैं। आते समय
लेखक की माँ राव सरकार से बोलती हैं कि इस बात का इसके दादा को पता ना चले कि हम यहाँ आए थे, नहीं तो वो बहुत क्रोधित होंगे। शाम के समय दादा घर आए। लेखक की माँ ने बात करते करते ये कहा कि आज साग भाजी देने के लिए दत्ताजी राव सरकार के घर गई थी। वो बोल रहे थे, तेरे मालिक को देखे बहुत दिन हो गए, कहाँ रहते हैं? उनसे बोलना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। बस इतनी बात सुनते ही लेखक के दादा वहां जाने के लिए तैयार हो गए और इस बात को वो बड़े गर्व से सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि दत्ताजी राव ने मुझे अपने बाड़े पर बुलाया है। क्योंकि बड़े लोग जब छोटे लोगों को याद करते हैं तो वो क्षण भी उनके लिए एक गर्व का क्षण बन जाता है। योजना के अनुसार लेखक के दत्ताजी राव के वहां जाते हैं और आधा घंटे बाद लेखक भी चले जाते हैं और बोलते हैं कि दादा खाना तैयार हो गया है, मारने बुलाया है। बच्चे को देखकर दत्ताजी राव सरकार ने कहा, कैसे आना हुआ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो लेखक ने जवाब दिया, 5वीं कक्षा में पढ़ता था। 5वीं कक्षा में पढ़ता था, इसका क्या मतलब है? लेखक ने पूरी बात बता दी कि मैं पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता, दादा ने पढ़ाई से अलग कर लिया है, अब खेती का काम करना पड़ता है। राव ने लेखक के दादा रत्नापा से पूरी सच्चाई जान ली और उन्होंने बता दिया कि मैंने ही इसे पढ़ने से मना किया है। पूरी बात जानने के बाद दत्ताजी राव सरकार ने लेखक के दादा को बहुत फटकारा। खुद तो खुले सांड की तरह बाजारों में घूमता है और औरत से और बच्चों से काम करवाता है, क्या ये ठीक है? क्यों लड़के की बलि चढ़ाना चाहता है? सरकार ने लेखक से कहा, तू कल से पाठशाला जा, मास्टर साहब की फीस दे। यदि तेरे दादा मना करते हैं तो तू मेरे पास आ जाना। लेखक के दादा ने लेखक पर जुआ खेलने, कंडे बेचने, चारा बेचने, सिनेमा देखने, खेलने जाने, घर में काम पर ध्यान न देने, इस प्रकार के कई झूठे आरोप लगाए। लेखक ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों के बारे में दत्ताजी राव को संतुष्ट कर दिया। राव साहब ने लेखक को घर भेज दिया और दादा को बहुत समझाया और यह आदेश दे दिया कि कल से इस बच्चे को स्कूल भेजना है। राव साहब के दबाव के कारण से लेखक के दादा भी इस बात के लिए राजी हो गए, पर बहुत सी शर्तें लगा दी कि ठीक है, तू कल से पाठशाला जाना, पर 11 बजे तक तुझे खेतों में काम करना होगा। 11 बजे बाद पाठशाला जा सकता है। हाँ, पाठशाला से सीधे फिर तुम्हें खेत पे ही आना होगा। कभी खेतों में ज्यादा काम होगा तो तुझे स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ेगी। लेखक ने अपने दादा की सारी बात मान ली और पाठशाला जाना शुरू कर दिया। अब लेखक पाठशाला चले गए। लेखक कक्षा 5 में जाकर के बैठ गए। कक्षा में जान पहचान के कोई लड़के नहीं थे। उनकी गली के केवल 2 ही लड़के थे। बाकी बच्चे लेखक से उम्र में सब छोटे थे। कक्षा के लड़कों ने लेखक का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया। कक्षा में कुछ बदमाश बच्चे भी थे। उसमें से कुछ बच्चों ने लेखक का गमछा छीन करके मास्टर की मेज पर रख दिया। बीच की छुट्टी में उसी बदमाश लड़के ने लेखक की धोती की लांग खोल दी। पाठशाला के बच्चे तरह तरह से लेखक को परेशान करने लग गए। लेखक ने सोचा, एक मुसीबत से पीछा छुड़ा, नई मुसीबत आ गई। पहले तो पढ़ने के लिए अनुमति नहीं थी, अब कक्षा में ये बच्चे शरारत करते हैं। लेखक अकेले बेंच पर उदास से बैठे रहने लगे। लेखक उदास रहने लगा, घबराने लगा। उन्होंने माँ से कह करके अपने लिए एक नई टोपी और एक चड्डी मंगवा ली और स्कूल चड्डी पहनकर जाने लगे। गणित के अध्यापक शरारती लड़कों की बहुत पिटाई करते थे, अतः कक्षा में अब शरारत भी कम होने लगी। जैसा कि कक्षा में कुछ बच्चे
बदमाश भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे भी होते हैं। ऐसा ही एक बच्चा जिसका नाम बसंत पाटिल था, वो कक्षा में सबसे आगे वाली बेंच पर बैठा करता था। आयु में बहुत छोटा था, किंतु पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना रखा था। शांत स्वभाव वाले इस बच्चे के पास ही लेखक भी बैठने लग गए। कक्षा में उसका सम्मान भी बहुत था। लेखक ने भी वसंत पाटिल के समान पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वह हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता, मन में एकाग्रता के साथ में गणित को समझने का प्रयास किया। वसंत पाटिल के समान लेखक भी लड़कों के सवाल जांचने लगा। वसंत पाटिल से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। मास्टर जी अब लेखक पर बहुत प्रसन्न थे और मास्टर साहब उसको अब आनंदा कहने लग गए। आनंदा नाम लेकर के पुकारने लगे। मास्टर के अपनेपन और वसंत पाटिल की मित्रता के कारण से अब पाठशाला में लेखक का मन लगने लगा। उसी पाठशाला में एक मराठी के अध्यापक थे जिनका नाम था सोंदलेगेकर। वो जब भी कक्षा में कविताएं पढ़ाते थे तो बहुत ही तन्मयता से पढ़ाते थे। उन्हें मराठी और अंग्रेजी भाषा की बहुत सी कविताएं कंठस्थ थी। वो सुर, ताल, आरोह, अवरोह, मात्रा, हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण थे। लेखक उनसे बहुत प्रभावित थे। यहाँ तक कि मास्टर साहब कई बार गाते गाते अभिनय भी करने लगते थे, तो लेखक मास्टर साहब की नकल करते। खेतों में जाते तो ढोर चराते, चारा काटते या पानी देते, उस वक्त भी उन्हीं कविताओं को गुनगुनाते रहते। अब कविताओं का प्रभाव उनके जीवन पर इस प्रकार से हो गया कि उनको अब एकांत नहीं लगता था। लेखक बहुत अच्छी कविताएं गाने लग गया। मास्टर साहब उनसे बहुत प्रसन्न थे और एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि बड़ी कक्षाओं में ले गए और बड़ी कक्षाओं के बच्चों के सामने उनसे कविता पाठ करवाया। लेखक को ये बात बहुत अच्छी लगी और उसी अध्यापक की प्रेरणा से लेखक ने तुकबंदी के बाद में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखना शुरू कर दिया। एक बार मराठी के अध्यापक ने मालती की लता पर एक कविता लिखी थी और लेखक को दिखाई, तो उस कविता को देख करके लेखक ने कहा कि भाई मैं भी इस प्रकार की कविताएं लिख सकता हूं। तो जब वो ढोर चराते थे या खेती का काम करते थे तो पत्थर पर, कभी जमीन पर, कभी भैंस के पीठ पर कहीं भी कविता लिख देते थे और उनको कंठस्थ हो जाने के बाद में मिटा देते थे। और लेखक को लगा कि फूलों पर, पत्तियों पर, प्रकृति पर, नदी पर, हर किसी पर कविता लिखी जा सकती है। पहले लेखक यही सोचते थे कि कवि तो कोई अलग व्यक्ति होते होंगे। उनके अध्यापक ने समझाया कि कवि भी ऐसे हाड़ मांस के पुतले अपनी तरह से ही होते हैं, बस रुचि और अभ्यास से व्यक्ति जो चाहे कर सकता है। इस प्रकार से एक मास्टर साहब मराठी अध्यापक की प्रेरणा से वो एक बहुत अच्छे कवि बन गए। कविता में इतनी रुचि थी कि लेखक कभी कभी तो मास्टर साहब के घर ही पहुंच जाते थे और अपनी लिखी हुई कविता मास्टर साहब को दिखाते। मास्टर जी उनकी कविताओं को पढ़ते, उनको प्रोत्साहित करते और कविता का शास्त्र समझाते। छंद, लय, शास्त्रों का ज्ञान और मात्राओं की शुद्धि, आरोह अवरोह, जो भी थोड़ी बहुत कमियां होती मास्टर जी उनको बताते। उन्होंने कविता लिखने के अनेक नियम, अनेक ढर्रे उनको समझाए, बताए। इस प्रकार लेखक को मास्टर की निकटता तो मिलती ही थी, उसकी मराठी भाषा भी सुधरने लगी, शब्द का महत्व भी समझने लगे और अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता को भी वो जानने लगे और धीरे धीरे अभ्यास करके इतने बड़े लेखक बन गए कि एक दिन उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार से एक बच्चे के जीवन की कहानी इस जूझ पाठ में है और ये पाठ हमें यह प्रेरणा देता है कि यदि व्यक्ति हार नहीं माने और जीवन में संघर्ष करता रहे, परिस्थितियों को कोसे नहीं, परिस्थितियों को अपनी इच्छा शक्ति से अपने अनुकूल बनाए तो व्यक्ति इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड परीक्षा में आते हैं, एक तो यही है कि इस पाठ का नाम जूझ कहाँ तक उचित है। तो पूरी कहानी को पढ़ने के बाद में
हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि इस पूरे पाठ में जूझ यानी एक संघर्ष की कथा है, संघर्ष की ही बात है। तो इसका उचित है या अनुचित है आपको लिखना है। एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 4-5 बार आया है कि जूझ कहानी के लेखक को कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली और उसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो मराठी के जो अध्यापक हैं उनसे ही उनको प्रेरणा मिली थी। तो मराठी के अध्यापक उनको किस प्रकार से प्रेरित करते थे, लेखक किस प्रकार से उनका अभ्यास करते थे, वो धीरे धीरे अभ्यास करते हुए वो कौन कौन से सब्जेक्ट पर, विषय पर कविता लिखते थे, और छोटे छोटे अभ्यास से छोटी छोटी बातों को सीख करके और एक बहुत बड़ा लेखक, बहुत बड़ा कवि बन गया है। तो ये बात कई बार बोर्ड परीक्षा में आई है, ध्यान देने की है। जीवन में एक अच्छा मित्र, एक अच्छा शिक्षक और विपरीत समय में हमारी सहायता करने वाला कोई भी अच्छा सहयोगी किस प्रकार से हमारा जीवन बदल सकता है। तो दत्ताजी राव सरकार का क्या योगदान है, वसंत पाटिल का क्या योगदान है, मराठी के अध्यापक का क्या योगदान है। इस पूरे पाठ में से ये हमें देखना है कि यदि इन तीनों व्यक्तियों ने लेखक की सहायता नहीं की होती तो लेखक के जीवन में कौन कौन से परिवर्तन नहीं हो पाते। आशा करते हैं ये पूरे पाठ का सारा आपको समझ में आया होगा। अभ्यास करें। धन्यवाद।